और आज मुद्दा क्या है आपके सामने? मुद्दा है कि टिकटॉक के अलावा करीब 59 ऐप्स पर, चाइनीज ऐप्स पर भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी है। और भारत सरकार के इस कदम को गोदी मीडिया के चैनल्स, जिन्हें अब मैं कॉमेडी चैनल्स कहता हूं, इसे डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। मगर देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट मुंह बाहे खड़ा है और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से सरकार समर्थित डिफेंस एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि चीन का खतरा बना हुआ है और सरकार बेवजह इसे अन्य मुद्दों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा कि क्या खबरें आ रही हैं जो बहुत चिंतित करने वाली हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी इस खबर पर गौर कीजिए। यह खबर क्या कहती है? आपके स्क्रीन पर है। यह खबर यह कहती है कि चीनी सेना अब अरुणाचल प्रदेश में अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। अरुणाचल प्रदेश के कौन से इलाके में मैं आपको बताना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश के मैकमोहन इलाके से, मैकमोहन लाइन से जुड़े इलाके से। यह कौन सी जगह है? 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध होता है, जब भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तब यही वो जगह थी जो दोनों देशों में विवाद का सबब बनी थी। अब एक बार फिर मैकमोहन लाइन पर चीनी सेना अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। अजय शुक्ला की बिजनेस स्टैंडर्ड की यह रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है। किन दो इलाकों पर वो अपना जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं, आपके सामने दो मैप्स के जरिए। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तवांग और वैलोंग, इन दो जगहों पर अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। सबसे पहले आपके सामने मैप्स ऑफ इंडिया का यह मानचित्र। इसमें आप देख सकते हैं तवांग जो है वो मैकमोहन लाइन के कितना करीब है और यहीं पर चीनी सेना जो है अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। अब जीपीएस से हासिल हुई यह तस्वीर आपके सामने वैलोंग, जो कि लोहित नदी के बिल्कुल साथ में है। इसी वैलोंग में भी चीन जो है अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। और हम क्या कर रहे हैं? हम चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा उन ऐप्स पर पाबंदी लगाने में दिक्कतें क्या हैं, मगर उससे पहले आपके सामने एक और खबर। गौर कीजिए, एनडीटीवी की एक खबर। एनडीटीवी की खबर यह कहती है कि गालवान घाटी में चीन की सेना ने भारतीय क्षेत्र में 423 मीटर अंदर तक घुसपैठ कर ली है। हमारी जमीन में गालवान घाटी में 423 मीटर अंदर घुस गई है और उसका प्रमाण है यह मानचित्र जो इस वक्त मैं आपके पूरे स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस मानचित्र में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से चीन ने करीब 423 मीटर अंदर घुसपैठ कर दी है। एनडीटीवी की क्या खबर कह रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गालवान घाटी में चीन की सेना ने भारतीय क्षेत्र में 423 मीटर अंदर तक घुसपैठ की है, जो इस क्षेत्र में बीजिंग के अपने 1960 के दावे से काफी आगे है। एनडीटीवी को मिली 25 जून को हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में भारतीय क्षेत्र के इस 423 मीटर के इलाके में चीन के टेंट, तिरपाल, एक बड़ा शेल्टर और कम से कम 14 गाड़ियां नजर आ रही हैं। यानी कि गालवान घाटी में वो अपनी गश्त बढ़ा रहा है, ये तो हम जानते थे, मगर अब वो भारतीय जमीन के 423 मीटर अंदर आ गई है। इसके अलावा फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में उनकी मौजूदगी बदस्तूर बनी हुई है। यानी कि जो वादा किया गया था उससे बिल्कुल उलट जो है चीन कार्रवाई करता नजर आ रहा है। चलिए, ये तो एनडीटीवी है, यह अजय शुक्ला है, जिनके खिलाफ पूरा जो संस्कारी आईटी सेल जो है गंदा और घटिया प्रोपेगेंडा चलाता है, जिन पर कहता है कि आप इनकी बात का विश्वास न करो। अब इस शख्स पर गौर कीजिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी, जानते हैं आप ये कौन है? मेजर जनरल बख्शी वो हैं जो पिछले 5 से 6 सालों में मोदी सरकार के पक्ष में अक्सर टेलीविजन पर प्रोपेगेंडा करते दिखाई देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कल उन्होंने क्या ट्वीट किया, यह इनका आधिकारिक बयान है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। China has come right back to all those areas it had vacated. Let us stop squabbling amongst ourselves right now. Government is more busy fighting Congress. Need to focus far more on China. It is increasing force levels against us. Who said it's all over? क्या बातें कह रहे हैं यहां पर मेजर जनरल जीडी बख्शी कि ये सरकार, इसे मुकाबला चीन से करना चाहिए, मगर ये कांग्रेस से लड़ रही है।
हमें आपस में लड़ना बंद करना चाहिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं। चीन जो है वो अपनी दबाव लगातार बना रहा है। किसने कह दिया कि चीन का खतरा खत्म हो गया है? ये बात कोई और नहीं बल्कि मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं। मगर आज मेरा मेजर जनरल जीडी बख्शी से एक सवाल। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इससे पहले सामरिक मामलों में आपने कभी इस सरकार से सवाल नहीं किया। जी हां, मुझे खुशी है कि आपकी अंतरात्मा इस मुद्दे पर जागी तो सही है और बहुत जरूरी भी है। वो जरूरी इसलिए है कि देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट मुवाए खड़ा है और हम क्या करते हैं? टिकटॉक बैन कर देते हैं। चलिए करिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत यह है कि हमारे गोदी मीडिया कॉमेडी चैनल्स जो हैं इसे डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक बताते हैं। खतरा टला नहीं है, आपके सामने आज तक की खबर क्या कह रही है? 28 जून की सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार चीनी सेना की गाड़ियां, जेसीबी मशीन्स और कैंप अभी भी गालवान घाटी के किनारे मौजूद हैं। जेसीबी मशीन्स वहां मौजूद हैं, यानी कि स्थायी बंकर्स बनाए जा रहे हैं, स्थायी स्ट्रक्चर्स बताए जा रहे हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह चुनौती नहीं है? क्या सरकार को इस मुद्दे पर पारदर्शिता से जवाब नहीं देना चाहिए? पारदर्शिता तो दूर की बात है, सरकार तो चीन का नाम लेने से भी कतराती है। आपके सामने माननीय रविशंकर प्रसाद, जब 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी की घोषणा की गई थी, उस पर रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, वो क्या कहते हैं? For safety, security, defense, sovereignty and integrity of India and to protect data and privacy of people of India, the government has banned 59 mobile apps. जय हिंद। सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। आपने गौर किया? 59 मोबाइल ऐप्स। चाइना कहां है रविशंकर प्रसाद जी? चाइना का नाम लेने से क्यों डरते हैं आप? क्यों कतराते हैं आप? कहिए ना कि सरकार ने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। यह चाइना है दद्दा, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नहीं है, जिनका नाम नहीं लिया जा सकता। ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। वाकई अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है कि आप इस तरह की घोषणाएं तो करते हैं, मगर चाइना का नाम लेने से आप क्यों कतराते हैं? अब मैं आपके सामने 17 मार्च को सरकार ने क्या कह दिया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए हमने यह फैसला ले लिया है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 मार्च को संसद के अंदर इस सरकार ने क्या कहा था। आपके स्क्रीन पर लोकसभा के अंदर यह सवाल पूछा गया था। यह सवाल डॉक्टर सुभाष सरकार ने पूछा था और इसका जवाब दिया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री जी किशन रेड्डी ने। यह सवाल क्या था और जवाब क्या था, इस पर गौर कीजिए और फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। सवाल यह था, ए, whether TikTok app poses any counter intelligence threat to the country। बहुत सीधा सवाल था, क्या टिकटॉक से देश को किसी तरह का कोई खतरा है? दूसरा सवाल, if so, whether the government has received any intelligence from the United States of America on the negative effect of TikTok on India। क्या आपको अमेरिका से ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है कि टिकटॉक से किस तरह का खतरा है? जवाब क्या दिया आप देखिए। जी किशन रेड्डी जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त, उन्होंने क्या जवाब दिया? A to C, no such inputs have come to the notice of the government। 17 मार्च को यह सरकार कहती है कि टिकटॉक से हमें कोई खतरा नहीं है, टिकटॉक से आपको कोई खतरा नहीं है, और फिर आप अचानक टिकटॉक पर बैन लगा देते हैं। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या इंटरनल सिक्योरिटी आपके लिए कोई मजाक का मुद्दा है? क्या आप जो मर्जी कह देंगे, जो मर्जी बातें करेंगे और देश की जनता जो है उसे निगलती रहेगी? यकीनन देश की जनता निगलती रहेगी, क्योंकि देश की जनता ने धर्म, राष्ट्रवाद का धतूरा चाटा हुआ है, उसके आगे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। देश की जनता तो मान लिया मूर्ख है, मगर कम से कम इस देश के खातिर, एक देशभक्त होने के खातिर तो आप साफगोही से, सच्चाई से बात को सामने तो रखिए ना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सियासत से बड़ी है इस देश की अस्मिता? क्या आपकी सियासत देश की अस्मिता, देश की साख से बड़ी है कि आप इस तरह से गलत बयानी करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद भवन के अंदर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने टिकटॉक का मुद्दा उठाया था।
उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था। मैं चाहता हूं कि संसद के अंदर शशि थरूर ने इस मुद्दे को किस तरह से उठाया था, उन्होंने किन मुद्दों का जिक्र किया था। टिकटॉक पर अमेरिकी सरकार ने कड़ाई जो है वो अपनाई थी, क्योंकि टिकटॉक देश के युवा से जुड़ा डेटा इकट्ठा करके जो है वो मुहैया करा रहा था थर्ड पार्टीज को। ये बात जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले से सामने उभर कर आई थी। आप सुनिए शशि थरूर यहां क्या कह रहे हैं। So recently, the federal regulators in the US slapped a fine of $5.7 million on the social media application TikTok for illegally collecting data on children. The data of 87 million people were harvested by Cambridge Analytica. The company ByteDance, which owns TikTok and Hello, and which runs a network of paid influencers in India, can impact our democratic process. आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये तमाम तथ्य तो मौजूद थे ना, कि टिकटॉक से जुड़ा जो मुद्दा है वो किस तरह से अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक मुद्दा बनता जा रहा था। तब आपने क्यों कदम नहीं उठाया? 17 मार्च को इस सरकार ने आखिर क्यों कहा कि टिकटॉक किसी तरह का कोई खतरा नहीं है? बताइए। और अब भी आप चीन का नाम लेने से कतरा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जो कॉमेडी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने किस कदर मजाक बनाकर रख दिया है शहादत के मुद्दे को, उन्होंने किस तरह से मजाक बनाकर रख दिया है सैनिकों के मुद्दे को। इन दो न्यूज चैनल्स पर गौर कीजिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। आप जानते हैं ये दोनों ही न्यूज चैनल्स इसे डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप सैनिकों की शहादत की इस तरह से बेइज्जती करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक आप जानते हैं क्या होता है? जब पठानकोट पर मेरे सैनिकों को पाकिस्तानी आतंकवादी मौत के घाट उतारते हैं और फिर उसके बदले में सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है, जिसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, वो होता है सर्जिकल स्ट्राइक। अब 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी अगर लगा दी गई, उसे आप सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं? क्या 20 सैनिकों की शहादत के जवाब में इसे आप सर्जिकल स्ट्राइक कहेंगे? आपने यह मजाक बनाकर रख दिया है सैनिकों की शहादत को सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी का पिछलग्गू बनना है, क्योंकि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की नौकरी करनी है। आप जानते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि चाहे कोरोना संकट हो या चीन जिस तरह से घुसपैठ कर रहा है हमारी जमीन में, इन दोनों ही वक्त बतौर देश हमारा एक बदनुमा चेहरा सामने उभर कर आया है। हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, चीन के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय कांग्रेस पर हमला कर रही है, विपक्षी दलों पर हमला कर रही है। और इसका जिक्र किसी और ने नहीं, सरकार का समर्थन करने वाले मेजर जनरल जीडी बख्शी ने भी किया है अपने इस ट्वीट पर जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम पहले से कहीं ज्यादा बटे हुए नजर आ रहे हैं और यह अपने आप में बहुत दुख की बात है। देश के दुश्मन इस तस्वीर को देखकर हंस रहे होंगे। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस वक्त भी अपने ही देश के लोगों को चाइनीज एजेंट बताते हैं। देश के गृह मंत्री एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम संसद के अंदर कांग्रेस के साथ दो दो हाथ करने को तैयार हैं, मगर चीन और पाकिस्तान की भाषा में विपक्ष बात ना करे। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए इस मुद्दे पर चाइना जो सीमा पर, एलएसी पर या मैकमोहन लाइन पर चुनौती पेश कर रहा है उसका जवाब देना। कांग्रेस के साथ जंग मत लड़िए, उसके लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ है। मैंने आज ट्विटर पर एक ट्रेंड देखा जिसमें यह बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के प्रवक्ता हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री के एक बयान का बेजा इस्तेमाल चाइनीज मीडिया कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि ना चीन ने भारतीय जमीन में प्रवेश किया है और ना उन्होंने कहीं पर कोई कब्जा किया है। मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं दो बार 18 बार चाइनीज लीडरशिप से मिल चुके हैं, मगर इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह से बिलो द बेल्ट हमला करें। हम इस सरकार की आलोचना करें, मुद्दे को लेकर उन्हें कटघरे पर रखें, क्योंकि बतौर पत्रकार, बतौर नागरिक ये आपका कर्तव्य है। अगर आप इस कर्तव्य से पीछे हटेंगे तो उससे बड़े देश के साथ गद्दारी आप नहीं कर सकते हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री का ऐसे मौके पर मजाक ना उड़ाएं, यह मेरी आप सबसे अपील है। आपको अगर कटघरे में रखना है तो मुद्दे पर रखिए, मगर इस तरह से मजाक बनाना, इस तरह से उन पर हमले करना, इससे देश का जो दुश्मन है वो मजबूत होता है।
और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के लिए भी मेरी एक नसीहत है, इस मौके पर कम से कम आप विपक्ष को चाइनीज एजेंट ना बताएं, जैसे माननीय संबित पात्रा जो आए दिन हंसी का पात्रा बनते जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को या अक्सर डिबेट्स में विपक्ष को बोलते हैं। बचिए इस बात से। देश का दुश्मन यही चाहता है कि हम बंटकर रह जाएं। जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये एक बहुत ही सीधी, एक प्यारी सी नसीहत है। इस पर आपको गौर करना चाहिए, मुद्दों पर गौर करना चाहिए, मगर यह सरकार मुद्दों पर गौर नहीं करती, जो मैं आपको बताने वाला हूं। और मुद्दा क्या है? क्या आप जानते हैं कोरोना संकट के बाद कई चाइनीज कंपनी ने पीएम केयर्स फंड में करोड़ों रुपए दान किया है या दान करने वाले हैं? ये तमाम चाइनीज कंपनी ने, वो पीएम केयर्स फंड जिसको लेकर कोई जवाब नहीं किया जाता है, आपके सामने यूएई, इन्होंने 7 करोड़ रुपए जो है वो पीएम केयर्स फंड में दान किया है। उसके बाद चाइनीज मैन्युफैक्चरर ओप्पो मोबाइल जो कंपनी है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया है। इसके बाद गौर कीजिए आपकी स्क्रीन पर वन प्लस, इन्होंने पीएम केयर्स में 1 करोड़ दान दिया है। इसके बाद गौर कीजिए टिकटॉक जिस पर पाबंदी लगी है, उन्होंने 30 करोड़ पीएम केयर्स में दान दिया है। सरकार को कटघरे में खड़ा करना है तो इन मुद्दों पर कीजिए, मजाक मत बनाइए कूटनीति का और सियासत का। यह नसीहत है मेरी विपक्ष को और पत्रकारों को भी कि पत्रकारिता के पेशे को मजाक मत बनाइए। इसे डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक मत कहिए, यह सैनिकों की शहादत की तौहीन है। इससे बड़ी बेइज्जती उन सैनिकों के और उनके परिवारों की नहीं हो सकती। आप मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा, जवाब मांगा जाएगा। मैं बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें।